अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 34 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 34, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्रीवियस लेक्चर जो है हमने उसमें वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था। यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे। बेसिकली आप ये चीजें पहले भी पढ़ चुके होंगे कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर है उसकी। वो समटाइम्स या कुछ फिनोमिना में आप कह सकते हैं कि वो वेव नेचर को फॉलो करती है और कुछ फिनोमिना में पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है। बल्कि हर चीज की वेव और पार्टिकल नेचर दोनों रखती है। हम लोग जो हैं जैसे कि इंसान को पार्टिकल्स, उनकी वेव नेचर क्योंकि इतनी वेव छोटी होती है वो कैलकुलेटेबल नहीं होती। इस वजह से वो हम कहते हैं वो निग्लिजिबल होती है। जितना मैस छोटा होता है, मैस नियरली मैसलेस पार्टिकल जैसे लाइट है, तो उसकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर उतनी ज्यादा अच्छे से फील हो सकती है। ये आपने इंटर में केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना कि पत्थर जो है उसका वेव नेचर जो है कैलकुलेट की गई थी और वो काफी छोटी वैल्यू आई थी। इतनी छोटी जो कैलकुलेटेबल नहीं थी, तो इसलिए जितना मैथ इंक्रीज होता है उतनी वेव नेचर निग्लिजिबल होती है, तो वो कैलकुलेटेबल नहीं होती। तो अब हम यहाँ चलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। In the previous lecture, one gave you some very strong reason to believe that light is waves. यानी इससे previous lecture में हमने lectures जो हैं उसमें wave nature पढ़ी। As it is impossible to explain the interference and diffraction phenomena that we see in innumerable situations. Interference from two slits produces the characteristic pattern. ये जो हमने characteristic pattern देखी। Light in waves, but waves in what? Of what? The thought that there is some invisible medium, मतलब ये पहले एक इनविजिबल मीडियम के बारे में, ईथर नाम था उसका, एक सोचा गया था कि यह है turned out to be wrong. Light is actually electric and magnetic waves that can travel through empty space. यही चीज हम पिछले लेक्चर में, the electric and magnetic waves are perpendicular to each other and to the direction of the travel. अब आती है बात इनकी पार्टिकल नेचर की। Electromagnetic waves transport linear momentum energy. If the energy per unit volume in a wave is U, then it is carrying momentum P, where P is equal to U over C. Waves with large amplitude carry more energy and momentum. For the sun's light, यानी जो सूरज से हमारे पास जमीन पे रोशनी आती है, on the earth the momentum is rather small, although it is very large close to inside the sun. Nevertheless, it is easily measurable. As for example, in the apparatus below, light strikes a mirror and rebounds. Thus the momentum of light changing, and this creates a force rotates the mirror. The force is quite small, just 5 × 10⁻⁶ newtons per unit area of the mirror. अब हम बात करते हैं वो फिनोमिना जो कि लाइट की वेव नेचर के अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाए, जहां से साइंटिस्ट को ये क्वेश्चन आया कि ये फिनोमिना कैसे हुआ। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इस तरह के इफेक्ट्स आपने पढ़े होंगे इंटर में भी। तो ये ऐसे फिनोमिना थे जो हुए तो सही, एक्सपेरिमेंटली हुए, पर उसकी जो होती है बैकग्राउंड थ्योरी है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकी कि ये चीज हुई कैसे थी, क्योंकि वेव नेचर जो है उसमें ये चीज मानने में नहीं आती। तो फिर साइंटिस्ट को उन फिनोमिना को समझने से पहले साइंटिस्ट ने गौर किया। फिर एक साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बहुत पहले का फिनोमिना था, बट उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो आइंस्टाइन ने दी थी कि ये कैसे हुआ। उसने बात की थी। पहले ड्यूअल नेचर की बात एक और साइंटिस्ट ने भी थ्योरेटिकली की हुई थी, लेकिन वो एक जस्ट हाइपोथेसिस था, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो आइंस्टाइन ने उसकी बात को, इस एक्सपेरिमेंट को मिला के, इसकी ऑब्जर्वेशन को फिर उस पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग किया, जिससे पता चला कि लाइट जो है उसकी डुअल नेचर होती है।
अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या था कि लाइट जब फॉल करती है तो वो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देती है, अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पे ये चीज है, क्लासिकली ये था कि कोई भी लाइट आएगी तो वो इजेक्ट कर सकती है, जबकि इधर जो लाइट आती है वो एक खास फ्रीक्वेंसी है, उससे कम हो तो वो इजेक्ट नहीं करती थी। फिर वो कहते थे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उस पर डिपेंड करती है, क्लासिकली ये कहा जाता था। लेकिन जहाँ पे बात सिर्फ ये थी कि फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी मीन की कितनी रोशनी है, रोशनी से फर्क नहीं पड़ रहा, ज्यादा रोशनी है या कम रोशनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी क्या है, उस पे ये बात आती है। तो यहाँ से ये चीजें जो थी वो समझ से बाहर हो जाती थी। अब हम इसको पढ़ते हैं। सो स्ट्रॉन्ग दैट एविडेंस ऑफ लाइट एज वेव दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केम एज अ बिग शॉक टू everybody in the diagram below. Light hits a metal surface and knocks out electron that travel to the anode. A current flows as long as the light is shining above the threshold frequency, यानी वो एक specific frequency जिससे below electrons eject नहीं होते. The number of electrons ejected depends upon the intensity of light. This was called the photoelectric effect. The following was observed. The photoelectric effect does not occur for all frequencies. यानी एक खास फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, और वो जो खास फ्रीक्वेंसी है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट डज नॉट अकर एट ऑल व्हेन nu is below a certain value, but classically, meaning according to Maxwell nature of light, as an electromagnetic wave, electrons should be ejected at any frequency. If an electron is taken violently enough by the wave, it should surely be ejected. And it is observed that the first photoelectrons are emitted instantaneously. और classically instantaneously होना नहीं चाहिए था, but classically the first photoelectron should be emitted sometime after the light first strikes the surface and excites its atom enough to cause ionization of their electrons. Explanation of photoelectric puzzle came from Einstein, for which he got the Nobel Prize in 1905. Einstein proposed that light striking the surface was actually made of little packets called quanta in plural, quantum in singular. और ये क्वांटम और क्वांटा पहले साइंटिस्ट बात कर चुके थे, लेकिन अ, वो जस्ट क्या था, हाइपोथेसिस। ईच क्वांटम हैज एन एनर्जी E is equal to h न्यू, और E is equal to h कट न्यू। h कट क्या होता है, h/2 पाई। ये प्लांक्स कांस्टेंट का हाफ, मतलब नियरली हाफ। And W omega is equal to 2 pi nu, where h is the famous Planck's constant, 6.626 into 10 is for minus 34 joule second. An electron is kicked out of a metal only when a quantum has energy and frequency. Energy means frequency और energy आपको पता है ना, रिलेटेबल है। जैसे ये HF हमने पढ़ा था, ये big enough to do the job. It doesn't matter how many quanta of light called photons are fired at the metal. No photoelectron will be released until frequency is large enough. यानी चाहे ढेर सारे फोटोन्स आ जाएं, अगर एक उनकी मिल के भी वो इतनी एनर्जी नहीं है तो वो इजेक्टेबल नहीं है कि वो कोई और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकाल ले। ज्यादा फोटोन्स आने की बात नहीं है, चाहे एक फोटोन आए लेकिन उसकी एनर्जी ज्यादा हो, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके। फर्दर मोस्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड immediately when the photon hits an electron. Microwaves, radio and TV waves, X-rays, etc. are all photons but of very different frequency. ये वाली आपने पढ़ा था, ये वेव्स होती हैं, और यहाँ आप पढ़े के फोटोन्स हैं। ये वही बात है कि लाइट की ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी। बिकॉज प्लांक्स कांस्टेंट h is an extremely small number, the energy of each photon is very small. How many photons do we see is a table that gives us some interesting number.
सनी डे 10 photons per second enter eye. मूनलाइट, मतलब ये डिफरेंट दिए हुए हैं कि इसमें इतने आते हैं, मूनलेस नाइट में इतने फोटॉन्स होते हैं, लाइट फ्रॉम डिमस नेकेड आई भी इतने होते हैं. वेयर डू वी फोटोन कम फ्रॉम, फोटॉन्स कहाँ से आते हैं? फॉर दिस इट इज necessary to first understand that electron inside an atom can only be in certain definite energy states. इसकी हर किसी की एक एनर्जी स्टेट होती है. when an electron drops from a state with higher energy the one with the lower energy, अब देख कम एनर्जी वाली जगह पे जा रहा है, वो उसकी जितनी उस लेवल की एनर्जी होती है ना, वो उतनी ही एनर्जी रखता है, बाकी सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. A photon is released whose energy is exactly equal to the difference of energy. Similarly, a photon is absorbed. अब वो ऊपर वापस जाएगा ना, तो उसको तभी जाएगा उस लेवल में जब पहले उतनी एनर्जी का वो फोटोन जो है एब्जॉर्ब करेगा. And a photon of just the right energy hits an electron in the lower state and knocks out into higher state. The upper and lower levels can be represented differently with a vertical direction representing energy. The emission and absorption of the photon is shown below. Absorption होगी तो वो डिफरेंट स्टेट में जाएगा. एमिशन क्या है? वो निकल रहा है बाहर. अब ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बाहर को एरो है, जा रहा है तो अंदर को एरो है. नाउ फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस, दोनों में क्या होता है? हमें फोटॉन्स देखने को मिलते हैं, में भी मतलब विजिबल लाइट, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है. एक में होता है कि इंस्टेंट ही हमें ये चीजें नजर आ रही थी, इंस्टेंट तो इतना नहीं आता, मतलब असल में तो टाइम लगता है, लेकिन वो इतना स्मॉल होता है कि 10 पर माइनस में जाके बस टाइम है, तो हमें फील नहीं होता, हमें लग रहा होता कि मीटर है. और जो फ्लोरिसेंस है और फास्फोरेसेंस में, एक में थोड़ा टाइम लगने के बाद इकट्ठी लाइट निकलती है. Fluorescence and phosphorescence are two phenomena absorbed in some material. When they are exposed to a source of light of a particular color, they continue to emit light of different color even after the source has been turned off. अब so the materials can be seen to glow even in the dark. यानी वो अंधेरे में भी रोशन नजर आते हैं. In the phosphorescence, a high frequency photon raises an electron to excited state. वो उसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाता है. द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू एन इंटरमीडिएट स्टेट, वो एक दरमियान वाली स्टेट पे जाता है. एंड देन ड्रॉप्स आफ्टर अ लिटिल वाइल टू द ग्राउंड स्टेट, तो वो क्या होता है, फिर नीचे आ जाता है. और जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, जब एनर्जी इमिट करेगा लाइट के फॉर्म में फोटोन निकलेगा, तो हमें रोशनी नजर आएगी. कौन सी कलर की नजर आएगी वो डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ कितनी है और उस वेवलेंथ के ऊपर कौन सा कलर लाई करता है. This is the fluorescence. Phosphorescence is similar to fluorescence except that phosphorescent material continue to give a secondary glow long after the initial illumination of the excited the atoms. यानी एक में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ज्यादा ग्लो आने लग जाता है, मतलब इसमें सडन है एक में, और एक में वो एक जगह पे ज्यादा देर के लिए. बेसिकली दोनों में इंटरमीडिएट स्टेट पे आते हैं और फिर ड्रॉप होते हैं. लेकिन एक में इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होता है कि ज्यादा देर के लिए स्टे होता है. इसी चीज को लेजर बनाने के लिए यूज किया गया था कि इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर किसी तरीके से ज्यादा देर इलेक्ट्रॉन्स को रोके रखा, फिर वो उसको वापस नीचे किया तो ज्यादा फोटॉन्स इकट्ठे एमिट हुए. यही चीज होती है लेजर, या आपने इसको मेटास्टेबल स्टेट ये सारा कुछ पढ़ा होगा यहाँ पे, फिलवक्त इतना डिटेल में नहीं है. One of the most important invention of the 20th century is the laser, which is short for light amplification by stimulated emission of radiation. Stimulated यही चीज है ना कि आपने उसको इतनी देर स्टे कराए रखा है, फिर आपने उनको निकलने की इजाजत दी है, तो ढेर सारी लाइट निकली है तो एम्पलीफाई हो गई है. Lasers are important because they emit a very large number of photons
ऑल विद वन सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा photons निकलते हैं। How this is done? By some means called optical pumping. Atoms are excited to a high energy level. When one atom starts decaying to the lowest, and encourages all the others to decay as well. This is called spontaneous emission of radiation. यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करें। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।